हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, आज उसके बारे में लगभग कंप्लीट पूरा हम लोग इस वीडियो में लेक्चर हम लोग लेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी प्रश्न बनते हैं, सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ चुके हैं कि इनके बचपन का नाम जो था वो था अली गुरशफ, और ये भतीजे या दामाद किसके थे? जलालुद्दीन खिलजी के। अब बात करते हैं कि इन्होंने सुल्तान बनने के बाद 4 अध्यादेश जारी किए थे। आपको ध्यान देना है, 4 अध्यादेश जारी किए थे, और वो 4 अध्यादेश आपको जो है पता होना चाहिए। अच्छा, पहला अध्यादेश उन्होंने क्या बोला था कि दान, वक्फ और पेंशन के रूप में जो दी गई जमीनें हैं वो जब्त होंगी। मतलब कि इनसे पहले कभी भी दान हुआ हो, पेंशन में दी गई हो ज़मीनें, वक्फ को दी गई हो ज़मीनें, वो सब ज़मीनें अब सुल्तान की हो जाएंगी, मतलब कि राजा की हो जाएंगी। तो ये काम करने वाला जो पहला इंसान था वो हम बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद बात आती है कि शराब, जुआ और भांग पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्यकालीन इतिहास में पहला सुल्तान या पहला राजा कौन था? तो आपको बताना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि ये प्रश्न आपको बन सकता है, जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि ऐसा कौन सा मध्यकालीन सुल्तान है, या हम बोल सकते हैं पहली बार मध्यकालीन में ऐसा हुआ कि जिसने शराब, जुआ और भांग पर प्रतिबंध लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कि इसने जो है जासूसी का एक विभाग बनाया था। इसने जासूसी को काफ़ी मतलब कि टेक्निकली बहुत इम्प्रूवमेंट किया। जासूस अपने चारों ओर बिठा रखे थे, क्या हर चीज़ में खबर हो रही है उसको जो पता चलता रहता था। तो ये तीसरा अध्यादेश इसका था। और चौथा क्या था कि कोई भी दरबारी आपस में व्यावहारिक संबंध नहीं रख सकते। मतलब कि कोई भी व्यापारी दरबारी जो है, तो वो दरबारी जो है वो राज शासन में आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते हैं। कारण ये था कि अगर वैवाहिक संबंध आपस में रखते तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने ये अध्यादेश जारी किया। अब हम बात करते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के बारे में, सुधार के बारे में बात करते हैं। देखिए, सुधार के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ये परमानेंट मिलिट्री रखता था। परमानेंट मिलिट्री मतलब पहले, उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि परमानेंट मिलिट्री रखें, और उन मिलिट्री के लिए नगद वेतन देता था। अर्थात नगद वेतन का मतलब क्या होता है कि आपको कैश में देना पड़ेगा रुपए। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले ये होता था कि अगर आप लोग लूट के लाए हैं 100 रुपये, तो उसमें से 100 रुपये लूटें या 1 लाख रुपए लूटें, उसमें से कुछ हिस्सा सैनिकों को मिलता था, बाकी सब राजा के पास चला जाता था। तो इससे ये होता था कि सैनिकों को लूट का ही माल मिलता था, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी। तो ये चीज़ इसने ख़त्म कर दी। इसने क्या किया, सैनिकों को अलग से वेतन देना चालू किया, हैंड कैश देना चालू किया। अब बात करते हैं आगे, हुलिया सिस्टम और दाग सिस्टम। देखिए ध्यान से, हुलिया सिस्टम और दाग सिस्टम जो है इसने प्रारंभ किया। हुलिया सिस्टम का मतलब ये होता है कि सैनिकों का लेखा जोखा, कि कौन सैनिक कार्यरत है, कौन सैनिक रह चुके हैं, कौन सैनिक, पूरा सिस्टम रहता था। दाग ये घोड़ों पर लगा दिया जाता था, ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। तो ये सब बहुत ही टेक्निकली एकदम अलग सोच, एकदम अलग तरीके से हैंडल करने वाला जो मध्यकालीन इतिहास का सुल्तान था, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हुलिया और दाग जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनके महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण आक्रमण इनके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी जो है आपके प्रश्न निकल के आते हैं, तो वहाँ से देखिए, पहला आक्रमण इनका महत्वपूर्ण है, वो है सन 1298 में। आपको याद रखना है, सन 1298 में जो पहला आक्रमण होता है गुजरात आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। अच्छा, गुजरात आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी 2 लोगों को भेजता है, 2 लोगों के नेतृत्व होता है। एक होता है उलुग खान और एक होता है नुसरत खान। इन दोनों के नेतृत्व में ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर कब आक्रमण किया? 1298 में किया। गुजरात पर आक्रमण कब किया?
1398 ईस्वी में किया। जब गुजरात पर आक्रमण हुआ तब गुजरात में राजा कौन था या गुजरात में किसका शासन था? तो आप बताएंगे कर्णदेव राय। आप बताएंगे कर्णदेव राय। तो कर्णदेव राय, तो जब ये उल्लूक खान और नुसरत खान ये दोनों अटैक करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा अटैक करते हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ हमला इनके पर होता है और इस अटैक में काफ़ी नुकसान होता है। और जो है उसमें क्या होता है कि जो कर्णदेव है अपनी पुत्री को लेकर देवगिरी जो दक्षिण भारत का एक अंग है उधर भाग जाते हैं और उनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था कमला देवी, और कमला देवी गिरफ्त में आ जाती हैं, मतलब कि वो वहीं पर पकड़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये देखिए जो नुसरत खान है, नुसरत खान बाजार में घूमता है तो उसे एक दास मिलता है और वो दास होता है एक हिंदू हिजड़ा। आपको नाम ये याद रखना होगा, हिंदू हिजड़ा होता है। वो दिल्ली लाकर उसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है, क्योंकि उसका कौशल, उसकी जो मेंटेलिटी, उसकी जो कुशलता से काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी जो है काफ़ी प्रसन्न हो गए थे, तो उसको सेनापति भी हाथ की बनाते हैं और उसका नाम पड़ता है इस्लाम कबूल कराने के बाद मालिक काफूर। आपको ये याद रखना होगा, मालिक काफूर आपको नाम पड़ता है और इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि 1000 दिनार से जो है खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए जो है 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो आपके कौन कौन से प्रश्न हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो पहला महत्वपूर्ण जो आक्रमण होगा वो पहला महत्वपूर्ण आकर गुजरात में होता है। साल है वो 1298 ईस्वी का। वहाँ के राजा कौन है? वहाँ का राजा जो है कर्णदेव राय हैं। और कर्णदेव जो हैं और उनके किस नेतृत्व में हमला होता है तो आपको करना पड़ेगा उल्लूक खान और नुसरत खान। उल्लूक खान और नुसरत खान इस हमले से जो कर्णदेव अपनी पुत्री को लेकर देवगिरी भाग जाते हैं और उनकी पत्नी जो कमला देवी हैं वो वहीं पर गिरफ्त में आ जाती है। यहाँ पर एक दास मिलता है जो कि हिंदू उजला होता है, दिल्ली लाकर इसे जो है इस्लाम कबूल कराकर इसका नाम मलिक काफूर रख दिया जाता है। आइए हम लोग आगे आते हैं अपने दूसरे। देखिए जो मलिक काफूर था तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जो है काफ़ी मजबूती से, काफ़ी कुशल एक सेनापति रूप में खुद को जो है उसने प्रस्तुत किया और अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पर खरा उतरा। तो देखिए दक्षिण भारत पर जो अब अटैक करना है, क्योंकि दक्षिण भारत पर अटैक करना मलिक काफूर के निर्देशन में काफ़ी सफलता दिलाता है। तो देखिए दक्षिण में 3 जगह ऐसे हैं जो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत पैसे वाले हैं। पहला आपको याद रखना पड़ेगा देवगिरी, दूसरा तेलंगाना और तीसरा होयसेल। आपको ये तीनों याद रखना पड़ेंगे, देवगिरी, तेलंगाना और होयसेल। ये दक्षिण भारत के बहुत अमीर हैं और बहुत पावरफुल भी हैं। अच्छा, मलिक काफूर जो है आते हैं दक्षिण भारत में अटैक करने के लिए। पहले जो देवगिरी पर आक्रमण करते हैं तो उस समय देवगिरी के जो राजा हैं वो रामचंद्र देव हैं, और अटैक करने से पहले ही जो वो रामचंद्र जी जो हैं क्या कहते हैं रामचंद्र देव जी वो सरेंडर कर देते हैं और वो गुलामी उनकी जो है दास्ता उनकी मान लेते हैं। इस प्रकार से देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आ जाता है। उसके बाद दूसरा तेलंगाना में राज करते हैं प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव भी इसी प्रकार से जो है वो हार जाते हैं, हार नहीं मतलब कि हार मान लेते हैं। वो अपने बराबर के सोने की मूर्ति बनाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करते हैं कि इस प्रकार की जो है मतलब कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम आपको मजबूत मानते हैं और हम हार गए हैं, कृपया आप जो है अपने राज्य में शामिल कर लीजिए। तो इस प्रकार से देवगिरी और तेलंगाना तो बहुत आराम से जो है केवल दक्षिण भारत का जो हिस्से थे वो मलिक काफूर के अंडर में आ गए। उसके बाद बात करते हैं होयसेल। अब चूंकि क्या होता है कि देवगिरी और तेलंगाना दोनों के राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गए हैं। तो देवगिरी में है रामचंद्र देव और तेलंगाना में है प्रताप रुद्रदेव। तो ये दोनों मिलकर होयसेल के खिलाफ, जो काफी पावरफुल था, भल्लाल देव नाम था इसका, नाम ही देखो तो वो पावरफुल है, बाहुबली वाला बल्लाल देव। तो बल्लाल देव के खिलाफ प्रताप रुद्रदेव और रामचंद्र ये दोनों मिलकर जो हैं उन पर काफ़ी दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार वो भी सरेंडर कर देते हैं। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसेल ये तीनों उसके कब्जे में आ जाते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, उसके बाद देखिए क्या आता है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिण भारत का एक बहुत ही अच्छा रणथंभौर आक्रमण। ये आपको याद रखना है, रणथंभौर आक्रमण। इसमें 1300 कब होता है रणथंभौर? अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कब करता है? 1301 ईस्वी में। जब 1301 ईस्वी में आक्रमण होता है तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? हमीर देव। उस समय वहाँ का राजा कौन था? हमीर देव।
और इसमें बहुत डैमेज होता है। इस युद्ध में इतना नुकसान होता है और यहीं से जौहर भी काफ़ी स्त्रियां लोग कर लेती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। रणथंभौर 1301 ईस्वी में आक्रमण होता है और वहाँ के राजा हम्मीरदेव थे। उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं चित्तौड़, जो रानी पद्मिनी की बात आप लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी की मूवी में देखा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ के आक्रमण के जो है बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए इसकी कहानी क्या है, किस प्रकार से वो जो है अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी जो है उनके बीच में जो है आपस में क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या किस कारण ये युद्ध होता है, तो वो चीज़ हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग सी वीडियो में। फिलहाल इसमें महत्वपूर्ण जो युद्ध में चित्तौड़ आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो चित्तौड़ आक्रमण कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में आक्रमण होता है। तब यहाँ के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह, आपको याद रखना है, और इनकी पत्नी रानी पद्मिनी, ठीक है। तो यहाँ का चित्रकार राघव है, वो हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। तो ये राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी 1303 ईस्वी में अटैक होता है और जो है यहाँ पर रानी पद्मिनी का जौहर होता है हजारों महिलाओं के साथ, और कई राजपूत मारे जाते हैं और यहाँ पे राजपूतों का बहुत नुकसान होता है। अब बात करते हैं अगले टैक्स सिस्टम के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स सिस्टम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दान, पेल्सन और वक्फ की ज़मीनें अब सुल्तान के पास आ जाएंगी और टैक्स उस पर जो है 50% से अबव लगेगा। अच्छा, 2 कर हम लोगों ने पढ़े थे। 2 कर इसने नए लगाए थे। एक इसे बोलते थे घरी कर, एक बोलते हैं चरी कर। मतलब कि एक घरी टैक्स, एक चरी टैक्स। घरी क्या होता है, घर में रहने अगर रह रहे हो तो उसका टैक्स दो। चरी जो चरने वाले जानवर हैं, जो कैटल हैं, पालने वाले, जो दूध देते हैं जो जानवर, दूध देने वाले जानवरों पर जो है आपका टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार के टैक्स उसने अलग से लगाए थे। अब बात करेंगे आगे बात करेंगे खम्स क्या होता है। खम्स कर क्या होता है, खम्स कर लूट जो होती है, लूट पर लगने वाला एक कर होता है। आप कहीं से लूट के लाएं तो लूट पर लगने वाला कर होता है। अच्छा, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये होता था कि अगर कहीं से युद्ध होता है और लूटते हैं तो लूटने में 4/5 भाग सैनिक ले आते हैं और मात्र 1/5 भाग राजा ले आते हैं। क्योंकि अब सुल्तान ने क्या कर दिया था कि भैया तुम्हें लूट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो हम हैंड कैश नगद पैसा दे ही रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सैनिक को नगद कैश पैसा मिलता था। तो जब कैश पैसा मिल रहा है तो सैनिक क्यों जाके लूट करे। तो अब क्या सिस्टम हो गया, अगर अब कहीं लूट होती है तो 4/5 भाग राजा के पास जाता था और मात्र 1/5 भाग सैनिक के पास जाता था। क्यों 1/5 भाग, क्योंकि उसे जो सैलरी तो मिल ही रही है, तो वो क्यों जाए, पहले नहीं मिलती थी तो लूट का पैसा बढ़ता था। तो इस प्रकार से उसने स्ट्रेटजी बदली और काफ़ी उसको जो है फ़ायदा हुआ। अब आगे देखते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं इसकी। देखिए आर्ट, कला और स्थापत्य में क्या बात करते हैं। देखिए अलाई मीनार, जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि अलाई मीनार जो था कुतुब मीनार के दुगनी त्रिज्या का, अगर मान लेते हैं कि कुतुब मीनार अगर इतना बड़ा है तो अलाई मीनार वो इतना बड़ा बनाना था, दुगनी रेडियस का वो बनवाना था, ठीक है। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया। चूंकि अलाई मीनार किसने बनवाया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, अलाई दरवाजा कौन बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। हौज गास, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी और लगभग अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपके जो आने वाले टेस्ट या जो भी एग्जाम होंगे उसमें अलाउद्दीन खिलजी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए इसकी मृत्यु कब होती है, मृत्यु होती है इसकी जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, डेथ होने के बाद कौन बनता है, डेथ होने के बाद मुबारक खिलजी बनता है, जो कि एकदम अयोग्य और पागल होता है, ठीक है। तो इस मुबारक खिलजी बनता है। मुबारक खिलजी कब बनता है, लगभग ये उसी के बाद 12 जनवरी है तो उसी में बन जाता है। उसके बाद इसकी हत्या होती है 1320 में, खुसरो खां करता है। खुसरो खां भी थोड़े दिन तक रहता है और खुसरो खां की हत्या करने वाला कौन होता है बाद में, तो आपको गयासुद्दीन। अब जैसे गयासुद्दीन आएगा तो यहाँ से तुगलक वंश आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब हम अगली वीडियो में तुगलक वंश से प्रारंभ करेंगे, तुगलक वंश के बारे में। खिलजी वंश आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और लगभग सभी प्रश्न आपके जो हैं खिलजी वंश के हो चुके हैं। तो अब आपसे कुछ प्रश्न उत्तर, जिनका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आपका पहला प्रश्न ये देखिए, वो कौन सा मध्यकालीन सुल्तान था जिसने भांग, जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगाया। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न ये
कि पेंशन, वक्फ और दान की जमीनों को राजा की जमीनों के अंडर में करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो ये आपको जो है जवाब देना है। तीसरा आपको प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? आपको ये बताना है। चौथा प्रश्न ये कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सा सुल्तान बनता है, उसका नाम बताना है। तो ये 4 प्रश्न आपके जो है आपके कमेंट बॉक्स में आपको दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।